यह किस्सा गुजरात का है। नरेंद्र मोदी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब गुजरात स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2009 को पारित करके राज्यपाल को भेजा गया। इसमें स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान था, एक सराहनीय कदम। लेकिन उसी कानून में अनिवार्य मतदान का प्रावधान भी जोड़ दिया गया, यानी वोट डालना अनिवार्य कर दिया जाए। दोनों का आपस में सीधा संबंध नहीं था, फिर भी उन्हें एक ही पैकेज में रखा गया। तकनीकी तौर पर सब कुछ खुला था, लेकिन राजनीतिक तौर पर पैकेजिंग ऐसी थी कि ध्यान आरक्षण पर केंद्रित रहे और दूसरा प्रावधान उसी के साथ आगे बढ़ जाए। इसे छिपाना कहें या चतुराई, यह दृष्टिकोण पर निर्भर है, लेकिन पैटर्न साफ दिखता है। एक लोकप्रिय सुधार के साथ एक अलग प्रकृति का कदम जोड़ देना। जो महिला आरक्षण कानून 2023 में ही पारित हो चुका है, उसमें बदलाव के नाम पर नरेंद्र मोदी ने वही काम करने की कोशिश की जो गुजरात में किया था। जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। भारतीय राजनीति में कभी कभी कानून का मसला सिर्फ कानून नहीं रहता। नरेंद्र मोदी जैसे तेज तर्रार नेता हो तो कानून का मसला सत्ता की शैली और नियत का आईना बन जाता है। महिला आरक्षण का मामला भी अब कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। 2023 में कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2023 पास हुआ। इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया गया। संसद में तालियां बजी और इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी छलांग कहा गया। मैं आज देश की हर माता को, हर बहन को, हर बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल और परसों 20 और 21 सितंबर को हम सबने एक नया इतिहास बनते देखा है और हम सबका सौभाग्य है कि इतिहास बनाने का अवसर कोटि कोटि जनों ने हमें दिया है। आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय की चर्चा होगी, इस दिवस की चर्चा होगी। मैं पूरे देश को नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में और भारी बहुमत से और राज्यसभा में तो सर्वसम्मति से पास होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, अन्य सभी वरिष्ठ साथी और आज मैं देश की माताओं बहनों को भी यहां दूर से प्रणाम करता हूं। कभी कभी किसी निर्णय में देश के भाग्य को बदलने की क्षमता होती है और आज हम सभी ऐसे ही एक निर्णय के साक्षी बने हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है। जिस बात को देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है। ये पूरे देश के लिए बहुत ही खास समय है। ये भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए भी बेहद खास दिन है। आज हर नारी का आत्मविश्वास
हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। पूरे देश की माताएं, बहनें और बेटियां आज खुशी मना रही हैं, हम सबको आशीर्वाद दे रही है। साथियों, कोटि कोटि माताओं बहनों के सपने को पूरा करने का सौभाग्य हमारी भाजपा सरकार को मिला है और इसलिए राष्ट्र को सर्वप्रथम मानकर चलने वाली पार्टी के रूप में, भाजपा कार्यकर्ता के रूप में, मैं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होने का गर्व अनुभव कर रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये कोई सामान्य कानून नहीं है, ये नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। ये अमृतकाल में सबका प्रयास से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बहुत बड़ा, बहुत मजबूत कदम है। महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए विमेन लेड डेवलपमेंट का नया युग देश में लाने की जो गारंटी मोदी ने दी थी, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरे देश की हर माता, बहन और बेटी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन उसी कानून के भीतर एक ऐसी शर्त जोड़ दी गई जिसने पूरे उत्साह को भविष्य की अनिश्चितता में डाल दिया। पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा और उसके बाद ही आरक्षण लागू होगा। यानी कानून बना लेकिन उसका असर टाल दिया गया। यहीं से शक की पहली रेखा खिंचती है। अगर इरादा साफ था तो इसे तुरंत लागू करने से किसने रोका? विपक्ष, खासकर कांग्रेस, तो उसी समय से कह रहा था कि आप चाहें तो आज से लागू कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने खुद ही इसे एक लंबी प्रक्रियात्मक सुरंग में डाल दिया। यह वैसा ही है जैसे किसी को घर की चाबी दे दी जाए लेकिन दरवाजा खोलने की तारीख बाद में तय की जाए। जिस महिला आरक्षण विधेयक के गिरने की बात सरकार और भाजपा कर रही है, वह 28 सितंबर 2023 को अधिसूचित हो चुका है। यानी संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से लागू हो चुका है। तो फिर सवाल है कि अभी मोदी सरकार संसद में क्या लेकर आई थी? मोदी सरकार लेकर आई थी महिला आरक्षण में संशोधन के नाम पर परिसीमन करवाने का कानून। फिर 2026 में अचानक वही सरकार एक अलग रुख के साथ सामने आती है। अब कहा जाता है कि जनगणना का इंतजार क्यों करें, पुराने आंकड़ों के आधार पर ही परिसीमन शुरू कर देते हैं और आरक्षण को जल्दी लागू करते हैं। यही वह मोड़ है जहां मामला सीधा साधा नहीं रह जाता। 2023 में जनगणना अनिवार्य थी, 2026 में वह बाधा क्यों लगने लगी? अगर बिना नई जनगणना के काम चल सकता है तो पहले इसे शर्त क्यों बनाया गया? और अगर शर्त सही थी तो अब उसे दरकिनार करने की जल्दी क्यों है? यहां पर असली कहानी महिला आरक्षण से थोड़ी हटकर परिसीमन की तरफ जाती है। महिला आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसका विरोध करना मुश्किल है। यह नैतिक रूप से मजबूत, राजनीतिक रूप से लोकप्रिय और सार्वजनिक रूप से स्वीकार्य है। लेकिन परिसीमन वह एकदम अलग खेल है। यह तय करता है कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, किन इलाकों की सीमाएं बदलेंगी और अंततः किसकी राजनीतिक ताकत बढ़ेगी या घटेगी। यह सीधा सत्ता संतुलन का सवाल है। अगर सरकार सीधे कहे कि वह परिसीमन करना चाहती है तो विवाद उठेगा। उत्तर बनाम दक्षिण, जनसंख्या बनाम प्रतिनिधित्व, सब बहस में आ जाएगा। लेकिन अगर उसी परिसीमन को महिला आरक्षण के साथ पैक कर दिया जाए तो विरोध करना कठिन हो जाता है, क्योंकि जो विरोध करेगा वह महिला आरक्षण के खिलाफ दिख सकता है।
यही वह बिंदु है जहां आलोचक कहते हैं कि एक लोकप्रिय मुद्दे को ढाल बनाकर एक जटिल और विवादित प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा का इतिहास है महिलाओं के संदर्भ में, और वो इतिहास बहुत स्पष्ट है। आपके खड़े होने से सदन में उसका विपरीत कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। महिलाएं देख रही हैं, उन्नाव को देखा, हाथरस को देखा, ओलंपिक की खिलाड़ियों को देखा, यहीं दिल्ली में सड़क पर बैठी थी, किसने पूछा उनको? मणिपुर में महिलाओं को देखा, किसने पूछा? और आज आप संसद में खड़े होकर कह रहे हैं हम मसीहा बनना चाहते हैं महिलाओं के। तो ये बहुत स्पष्ट है कि ये महिला आरक्षण बिल की बात नहीं थी, ये परसीमन की बात थी, और परसीमन इनको इस आधार पर करना था जिसमें इन्हें जाति के आंकड़े नहीं देखने की ज़रूरत होती और अपनी मनमानी करने की पूरी स्वतंत्रता मिलती। तो ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं था कि विपक्ष उनका साथ दे। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए 2 राज्यों की आबादी पिछले 50 सालों में अलग अलग गति से बढ़ी है। अगर आप पुराने डेटा पर सीटों का बंटवारा करेंगे तो कुछ राज्यों को असंगत फायदा मिलेगा और कुछ को नुकसान। नई जनगणना इसी असंतुलन को ठीक करने के लिए होती है, लेकिन अगर बिना नई जनगणना के परिसीमन किया जाता है तो सवाल उठना लाजमी है कि किसके हित में यह जल्दी दिखाई जा रही है। आज की महिलाओं की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, संघर्ष बढ़ रहा है। बेवकूफ़ नहीं है महिलाएं, सब कुछ देख रही हैं। वो पीआर, मीडियाबाजी वो अब नहीं चलेगी। कुछ ठोस करना है तो आप 2023 में जो सर्वसहमति से जो विधेयक पास हुआ था, पारित हुआ था, सारे दलों ने उसका समर्थन किया था, उसको लाइए। उसमें अगर कुछ एकाध संशोधन करना है छोटा, ताकि वो अभी लागू हो सकता है, करिए और उसको अभी लागू करिए। महिलाओं को हक दीजिए, अभी दीजिए, लेकिन उसको आप घुमाकर और दूसरी चीज़ों के साथ उसको अटैच करके आप गुमराह करने की कोशिश मत करिए। सीधी सी बात है, इसको अभी करिए, हम सब तैयार हैं। यह पहली बार नहीं है जब ऐसा पैटर्न दिख रहा हो। अब वही शैली बड़े स्तर पर दिखाई देती है। 2023 में कानून पास कर देना, लेकिन लागू करने की शर्तें इतनी जटिल बना देना कि वह तत्काल प्रभाव से बाहर हो जाए। फिर कुछ साल बाद उन्हीं शर्तों को ढीला करने की कोशिश करना और उसके साथ एक बड़े राजनीतिक बदलाव परिसीमन को जोड़ देना। यह सिर्फ नीति नहीं बल्कि रणनीति की कहानी लगती है। सरकार के पास अपना तर्क भी है। जनगणना में देरी हो रही है, क्या तब तक महिला आरक्षण को भी टाल दिया जाए? यह सवाल पूरी तरह निराधार नहीं है, लेकिन इसी के साथ यह सवाल भी उतना ही मजबूत है कि अगर देरी समस्या थी तो 2023 में इसे शर्त क्यों बनाया गया, और अगर शर्त जरूरी थी तो 2026 में उसे हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? यहीं पर नियत की चर्चा शुरू होती है। लोकतंत्र में नियत कोई कानूनी शब्द नहीं है, लेकिन राजनीतिक आकलन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। जब फैसलों में निरंतरता नहीं दिखती, जब शर्तें खुद सरकार बदलती है और जब लोकप्रिय तथा विवादित मुद्दों को एक साथ पैकेज किया जाता है तो संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे, वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। तो इसलिए हमने कहा कि आप महिला आरक्षण तुरंत लेके आइए, हम समर्थन दे देंगे, लेकिन डिलिमिटेशन, ये वोट जो हमने किया खिलाफ, ये महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ डिलिमिटेशन के खिलाफ। ये पूरा वेल प्लान्ड है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्योंकि वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और सभी ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर महिला
आरक्षण बिल को 2023 में पास कराया था, लेकिन ये कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को ये लोग पूरे देश में लाना चाहते थे बिना जनगणना कराए, जो संविधान का प्रावधान है। और ये नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले। जो समाजवादी पार्टी का और जो पूरा विपक्षी दल यही कह रहा है कि जो सत्ता दल है ये इतने मोह में ये अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, और क्योंकि इनका जनाधार अब खिसकता जा रहा है, क्योंकि जानते हैं कि जाने वाली सरकार है ये, तो ये महिलाओं का नाम लेके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। महिला विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी है, और जब ये लोग जाएंगे, अब उत्तर प्रदेश में आएंगे, जो इन्होंने ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया है, जो मना कर दिया, तो अब इनको ओबीसी की जो महिलाएं हैं जिनको आरक्षण का अधिकार था, उनको इनका आक्रोश देखना पड़ेगा। यह बहस सिर्फ महिला आरक्षण की है ही नहीं, यह इस बात की बहस है कि क्या सरकार बड़े संवैधानिक बदलावों को पारदर्शी और क्रमबद्ध तरीके से लाना चाहती है, या फिर उन्हें राजनीतिक पैकेजिंग के जरिए आगे बढ़ाना चाहती है। पहले जनगणना हो जाने दो जैसी सीधी बात दरअसल इसी पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग है। जब उस मांग के खिलाफ जल्दी दिखाई जाती है तो सवाल उठते हैं, और उन सवालों को सिर्फ तकनीकी तर्कों से नहीं बल्कि भरोसे से जवाब देना पड़ता है। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात। नमस्कार।